नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की अपनी इस क्लास में। सबसे पहले तो मैं आपका लर्न विद एवरग्रीन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आज की हमारी जो क्लास है वह है हिंदी व्याकरण से संबंधित है और यूपी पुलिस परीक्षा के लिए ये हमारी पहली क्लास है। तो आज ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग यहाँ से आगे की कक्षाएं विधिवत सुचारू रूप से प्रारंभ कर रहे हैं और इस क्रम में हमारी पहली क्लास है जिसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में। देखिए, वर्णमाला बड़ा आवश्यक टॉपिक है। दो बातें सबसे महत्वपूर्ण जो आपको समझनी है वर्णमाला के बारे में, वे दो बातें ये हैं कि एग्जामिनर यहाँ से कितने प्रश्न पूछते हैं। तो अक्सर देखा जाता है, कई बार देखा जाता है कि 3 या 4 प्रश्नों तक, ठीक है ना, लगभग 3 या 4, कई बार 2, कई बार इनकी संख्या 4 से ज़्यादा भी हो जाती है, ये हिंदी वर्णमाला से लिए जाते हैं। तो प्रश्नों की दृष्टि से ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, यही अनुनय विनय निवेदन करूंगा कि आप इस क्लास को ठीक से ईमानदारी से देखेंगे। देखिए, 2 चीज़ें हैं किसी भी क्लास को पढ़ने के लिए। पहला है कि आपने क्लास को लिया, देखा और फिर छोड़ दिया, 2-4 मिनट देखा और उसको छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको मेरे साथ क्लासेस को विधिवत रूप से, ईमानदारी से, पूरी तरह निष्पक्ष भाव से देखना है। निष्पक्ष भाव से मेरा मतलब मन में कोई संदेह नहीं लाना है। परीक्षा में आने वाला कोई भी प्रश्न मेरे द्वारा पढ़ाई गई भाषा, नियमावली, शब्दावली से बाहर नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आप मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर आप ईमानदारी से मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं तो परीक्षा में कोई सवाल बाहर नहीं होगा, ये मैं आपसे बिल्कुल वादा कर सकता हूं। चलिए, तो आज की क्लास में शुरू करते हैं हम लोग एक टॉपिक जिसका नाम है हिंदी वर्णमाला। ये हमारी हिंदी विषय, हिंदी व्याकरण से संबंधित पहली क्लास है और आज से हमारी कक्षाएं नियमित आपको मिलेंगी। संडे की हम लोग छुट्टी रखेंगे, कुछ और अलग एक्स्ट्रा प्रयास किया करेंगे रविवार के दिन। बाकी दिन कक्षाएं आपकी नियमित रहेंगी। गणित की क्लास ठीक शाम को 7 बजे आती है, जीएस की क्लास ठीक शाम को 5:30 बजे आती है। आजकल थोड़े डिस्टर्बेंस की वजह से जीएस की क्लास आपकी 10-5 मिनट कभी कभार लेट भी हो जाती है, तो उतना आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। कुछ दिन की बात है, 2-4 दिन, फिर ये चीज़ें एकदम सेटल हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले समझेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में, कि जो हिंदी भाषा है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसने जन्म कहाँ से लिया। तो आपको समझना है, हिंदी की सबसे प्राचीन स्वरूप, हिंदी का सबसे प्राचीन स्वरूप है संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा के भी 2 स्वरूप प्रचलित हैं, एक है आपकी वैदिक संस्कृत और एक है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत कौन सी है कि जो हमारे वेद लिखे गए ना, तो उन वेदों में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह भाषा है वैदिक संस्कृत। और जो लौकिक संस्कृत है वो आम जनमानस की भाषा है। मतलब प्राचीन काल में जो वेदों में भाषा लिखी गई वो तो वैदिक संस्कृत हो गई, लेकिन जब वही भाषा लोगों द्वारा बोली जाने लगी, आम जनमानस की भाषा बनी, तो वह कहलाई लौकिक संस्कृत। तो हिंदी का सबसे प्राचीन स्वरूप क्या है? वैदिक संस्कृत, जो कालांतर में कहलाई लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को वैदिक संस्कृत का नाम किसने दिया? तो कई बार याद रखना, ये पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो याद रखना यास्क तथा पाणिनि। वैदिक संस्कृत को वैदिक नाम किसने दिया? तो यास्क तथा पाणिनि ने। महर्षि यास्क और महर्षि पाणिनि द्वारा वैदिक संस्कृत को वैदिक संस्कृत नाम दिया गया। लौकिक संस्कृत नाम किसने दिया? तो याद रखना कि लौकिक संस्कृत नाम इसको दिया है महर्षि पाणिनि जी द्वारा। तो महर्षि पाणिनि ने वैदिक संस्कृत को ही कालांतर में एक अन्य नाम से पुकारा, जिसे कहा गया लौकिक संस्कृत। समझना, तो संस्कृत जो थी वो फिर समय के साथ परिवर्तित हुई, और परिवर्तित हुई तो वह कहलाई पाली भाषा। ठीक है, पाली भाषा कब की भाषा? याद रखना बहुत ध्यान से, कब की भाषा? ये
बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की भाषा, यानी महात्मा बुद्ध के समकालीन जो भाषा सामाजिक रूप से प्रचलित रही वह भाषा कहलाई पाली भाषा। पाली भाषा के बारे में दो चीजें समझना बहुत जरूरी है भैया। पहला कि पाली भारत की पहली देश भाषा या जन भाषा, यानी अधिकतम भारतीय समुदाय जिस भाषा का प्रयोग करने लगा वह है आपकी पाली भाषा। पाली के बारे में एक फैक्ट और है कि ये पहले जन भाषा बनी फिर साहित्यिक भाषा बनी। देखो क्या है, संस्कृत पहले साहित्य में थी, वेदों में थी, लोगों तक बाद में पहुंची, जबकि पाली के साथ ये क्रम एकदम उल्टा है कि पाली क्या हुई कि पहले जन भाषा बनी और फिर बनी भैया जी साहित्यिक भाषा। पाली से बाद में जन्म होता है प्राकृत भाषा का। प्राकृत भाषा कब की बात है? महावीर स्वामी के समकालीन। जैन धर्म का प्रचार प्रसार समस्त रूप से प्राकृत भाषा में हुआ है। फिर इससे बना अपभ्रंश। प्राकृत भाषा का एक नया रूप निकल के आया, अपभ्रंश। अपभ्रंश में ध्यान रखना, दो अपभ्रंशों का जिक्र आता है, एक आता है पूर्व अपभ्रंश और एक आता है उत्तर अपभ्रंश। पूर्व अपभ्रंश को राहुल सांस्कृत्यायन ने, जो कि आजमगढ़ से संबंध रखते हैं, पुरानी हिंदी कहा है। बड़ा जरूरी सवाल है, पूर्व अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो बेहिचक जवाब दे देना कि राहुल सांस्कृत्यायन ने, जिनका संबंध आजमगढ़ से है। बहुत बढ़िया, मजेदार पढ़ रहे हैं आप। उत्तर अपभ्रंश किसने कहा? तो भैया चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसको पुरानी हिंदी कहा है, जो पंजाब से संबंध रखते हैं। तो उत्तर अपभ्रंश का एक और नाम निकल के आया, पुरानी हिंदी। जो किसने कहा सरकार? तो बिल्कुल बेहिचक जवाब दे दीजिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इसको पुरानी हिंदी कहा है, जिनका संबंध कहां से है? पंजाब से। बहुत बढ़िया, मजेदार पढ़ रहे हैं आप। अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ स्वरूप ही बाद में कहलाया अबहट्ठ। अपभ्रंश से भाषा तत्परता में बदली, जल्दबाजी में बदली, और जब कोई काम जल्दबाजी में करते हैं तो अक्सर बिगड़ जाता है। तो अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ स्वरूप क्या कहलाया? अबहट्ठ कहलाया। अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ स्वरूप साथियों अबहट्ठ कहलाया। फिर अबहट्ठ को विद्यापति ने एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? देसिल वयना। अबहट्ठ को एक और नाम दिया गया है देसिल वयना, और ये नाम किसने दिया है? विद्यापति ने। कालांतर में अपभ्रंश से निर्माण हुआ हमारी हिंदी भाषा का। तो हम ज्यादा लंबा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि भाषा एक अलग चैप्टर है, उसमें हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे, सुकून से पढ़ेंगे। अभी क्या है, ज्यादा सुकून की जरूरत नहीं है। फैक्चुअल डाटा है, इसीलिए आपकी क्लास रिकॉर्डेड रखी गई है, क्योंकि लाइव क्लास में अक्सर टाइम थोड़ा सा चला जाता है और मैं नहीं चाहता कि आपका एक मिनट भी बर्बाद हो, इसीलिए मैंने आपकी क्लासेस हिंदी की रिकॉर्डेड रखी हैं। तो उम्मीद है आपको ये सेशन, ये डाटा समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचे। क्या निष्कर्ष पहुंचे? कि हिंदी का जन्म तो वैसे अपभ्रंश से हुआ है, लेकिन हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत है। इसका क्या मतलब हुआ गुरुजी? अरे भैया जी, इसका मतलब हुआ कि हिंदी जो अभी हाल फिलहाल में निकल के आई है वो तो अपभ्रंश की देन है। अभी पढ़ा नहीं आपने? क्या पढ़ा था? वैदिक से लौकिक संस्कृत बनी, लौकिक संस्कृत से पाली भाषा बनी, पाली से प्राकृत भाषा बनी, प्राकृत से अपभ्रंश बना, अपभ्रंश से अवहट्ट बना, अवहट्ट कालांतर में बदलाव होके हिंदी बनी। तो अपभ्रंश से एक निरूपण हुआ अवहट्ट के रूप में और एक निरूपण हुआ हिंदी के रूप में। तो हिंदी कहां से जन्म ली बताओ ना? हिंदी जन्म ली अपभ्रंश से। और हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब समझो हिंदी क्या करती है, याद रखो हिंदी है क्या। तो हिंदी क्या है कि जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे मन में उत्पन्न भावनाएं होती हैं, उनको व्यक्त करने के लिए कोई न कोई माध्यम चाहिए होता है। तो हिंदी भाषा है, हमारे विचारों को आप तक पहुंचाती है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं क्योंकि आप हिंदी भाषा के जानकार हैं। अगर आप किसी और भाषा के जानकार होते तो आप मेरी बात नहीं समझ पाते। तो क्या ये बात सामान्यतः हमारे लिए आसान हुई कि नहीं हुई? हिंदी भाषा क्या कर
करती है? अरे हिंदी भाषा विचारों का आदान प्रदान कराती है। विचार जो ध्वनि बनते हैं और ध्वनि आखिर बातचीत का माध्यम बन जाती है। तो बड़ा सिंपल से सरल तरीके से ये बात निकल के आएगी। अब हिंदी क्या है? एक भाषा है भैया जी। हिंदी क्या है? एक भाषा है। ध्यान रखना, भाषा शब्द कैसे बना? भाषा शब्द कैसे बना? तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है और उस भाष शब्द का तात्पर्य होता है बोलना, या भाषा शब्द का तात्पर्य होता है बोलना। तो हमें ध्यान रखना है कि भाषा शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो भाषा शब्द का तात्पर्य होता है बोलना या कहना। बोलना या कहना। तो भाषा शब्द का तात्पर्य हुआ भाष धातु से, और भाष धातु का अर्थ हुआ बोलना या कहना। इसीलिए भाषा को कह देते हैं कि विचारों का विनिमय कराती है भाषा, विचारों का आदान प्रदान कराती है भाषा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है भैया जी? तो एक बात बताओ, अगर मैं माइक बंद कर दूं, क्या तुम्हारे कानों तक आवाज आएगी? बोलो जल्दी, मम्मी कसम खा के बताओ, आएगी आवाज? नहीं आएगी। सही कह रहे हो। अगर आवाज नहीं आएगी तो भैया जी एक बात बताओ ना, जब आवाज नहीं आएगी तो समझोगे कैसे कि मैं क्या कह रहा हूं? मतलब मेरी बात सुनने के लिए आपको इस आवाज की जरूरत है। ये आवाज आपके कानों तक तभी आएगी जब मेरी बात स्पष्ट रूप से आप तक पहुंचे, और उस स्पष्ट रूप के लिए मुझे आवश्यक होगी किसकी? ध्वनि की। ये माइक लगा हुआ है, किसकी आवश्यकता है? ध्वनि की। तो मुझे चाहिए ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। बेहिचक पढ़ना है, घबराना नहीं है, फड़फड़ाना नहीं है। मैं हूं ना, निश्चिंत रहो, मैं हूं ना। सिंपल बात। तो भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है भैया जी? ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। बड़े आराम से समझो, ध्वनि को व्यक्त करने का माध्यम क्या है? अरे ध्वनि आएगी तो लिखोगे कैसे? लिखने के लिए चाहिए आकृतियां। आकृतियां कहां से आती हैं? लिपियों से। आकृतियां कहां से आती हैं भैया जी? लिपियों से। लिपि क्या होती है? जिक्र करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो एक प्रकार के संकेत या चिन्ह होते हैं। भाषा जिनसे जन्म लेती है। लिपि क्या? वो पूरा भंडार है चिन्हों का, आकृतियों का। वो आकृतियां एक जगह रखी हैं, मॉल है आकृतियों का। आप गए, अपने अपने आधार पर मॉल में से आकृतियां चुन ली। जो आकृतियां आपने चुनी उनसे आपकी वर्णमाला बन गई। लेकिन वो जो आकृतियां जहां से चुन के लाए, वो ढेर जहां शब्दों का, सॉरी चिन्हों का ढेर जहां लगा था, संकेतों का ढेर जहां लगा था, वो है लिपि। तो लिपि क्या होती है? जहां से भाषा में प्रयुक्त आकृतियां, उन्हीं आकृतियों को क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। उन आकृतियों को क्या कहते हैं? उन संकेत चिन्हों को क्या कहते हैं? बताओ तो जरा। वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो क्या समझ में आया? भाषा का माध्यम है ध्वनि, इसीलिए भाषा की लघुत्तम इकाई है ध्वनि। ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि को लिखने के लिए चाहिए चिन्ह, संकेत, जो कहां से मिलेंगे? बताओ तो जरा, कहां से मिलेंगे? तो ये मिलेंगे भैया जी लिपियों से। लिपि का लिखित रूप क्या कहलाएगा? वर्ण या अक्षर। तो ध्यान रखना है, ध्वनि का लिखित रूप, पेपर में लिपि का नहीं, ध्वनि का पूछा जाएगा। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाएगा? तो बेहिचक बताना कि वो कहलाएगा वर्ण या अक्षर। बहुत बढ़िया। चलिए अगले स्टैंड पर आते, अगली डाटा पर आते हैं समझना। अब हमने क्या बोला? अरे भैया जी बोलो ना, खाओ ना कसम मम्मी की, कि हमने क्या पढ़ा? लिपि। लिपि क्या होता है? लिपि होता है संकेत या चिन्ह। कौन से संकेत या चिन्ह? जिन संकेत या चिन्हों का उपयोग करके आप भाषा को जन्म देते हैं, ऐसे सभी संकेत या चिन्ह क्या कहलाएंगे? लिपि कहलाएंगे। तो लिपि क्या है? हमारी लिपि क्या है? तो हमारी मतलब अपनी, अपनी मतलब हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अरे देवनागरी क्यों कहा इसको भैया जी? देवनागरी का मतलब है देवों के नगर में बोली जाने वाली भाषा। देवों के
नगर से ली गई है, तो हमारे भाषाविद मानते हैं कि इसे कहाँ से लिया गया? देवों के नगर से। और देवों के नगर से लिया गया तभी तो इसका नाम पड़ा देवनागरी, बोलो ना हाँ। तो देवनागरी, अच्छा देवनागरी भी कहाँ से ली गई तो बता दो, ब्राह्मी लिपि से। बड़ा मजेदार लिपि है, ज्यादातर ध्यान रखो अधिकतर भारतीय लिपियों का जन्म जहां से हुआ है वो ब्राह्मी लिपि। अब देखो मामला कहाँ फंसा, हिंदी कहाँ से ली गई है? लिपिबद्ध तरीके से बात कर रहा हूं, तो हिंदी की लिपि कौन है? देवनागरी। और देवनागरी खुद कहाँ से ली गई है? ब्राह्मी लिपि से। बताओ ना, दुनिया में ब्रह्मा जी ने ही तो निर्माण किया, तो ब्राह्मी। ब्राह्मी को ब्राह्मी क्यों कहा गया? कई कारण हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि ब्राह्मणों की लिपि है, कुछ विद्वान क्या कहते हैं? ब्राह्मणों की लिपि। अलग अलग है, ठीक है, ध्यान रखना गौर से। अब देवनागरी जो है कौन सी भाषा की लिपि है? हिंदी भाषा की, अपनी प्यारी भाषा की। यह लिपि ध्यान रखो रोमन हुई, अरबी हुई, चीनी हुई, इन सब से ज्यादा वैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि जो है देवनागरी लिपि क्या है? रोमन, अरबी, चीनी आदि लिपियों से ज्यादा वैज्ञानिक है, ज्यादा स्पष्ट है। तो ऐसी लिपि जो कई सारी लिपियों से ज्यादा वैज्ञानिक है, ज्यादा स्पष्ट है, वह लिपि आपकी कौन सी है? देवनागरी लिपि है। दो तीन बातें देवनागरी लिपि के बारे में आप देख लो। पहला, आप सबको पता है देवनागरी बाएं से दाएं लिखी जाती है। मैं इधर से इधर ही तो लिखा, देखो मैंने लिखा तो इधर से इधर ही तो लिखा, तो आप खुद समझदार है कि देवों के नगर से ली गई हो चाहे कहीं से ली गई हो, लिखी बाएं से दाएं जाती है। ठीक है, आगे इस पर हम लोग एक सिरोरेखा का प्रयोग अवश्य करते हैं। जैसे आपने देखा कि देवों के नगर, तो मैंने यहाँ एक लाइन खींची है, ये ऊपर वाली लाइन, लेंटर जो डाल दिया मैंने, ये भैया जी ये क्या है? सिरोरेखा है। तो देवनागरी लिपि में हमेशा सिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल समझ तो रहे हैं आप। याद रखो, कुछ वर्णों के ऊपर कटी हुई सिरोरेखा भी लगाते हैं, है ना। जैसे वहां उदाहरण दिया गया है भ, तो आप भ ऐसे ही तो लिखते हो, सिंपल बात है। कई वर्ड ऐसे होते हैं जिन पर पूरी सिरोरेखा न लगाकर आप कुछ कटी हुई सिरोरेखा का प्रयोग करते हो। तो उम्मीद है आपको लिपि संबंधी जानकारियां हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सुनो कुछ बातें। हिंदी नागरी वर्ण चिन्हों में लिखी जाती है, जिसे नागरी लिपि या देवनागरी लिपि कहते हैं। याद रखना है, कहीं कहीं इसका जिक्र नागरी लिपि करके भी आता है। ठीक है, नंद नागरी भी नाम आता है, लेकिन उतना मैंने बोला ना कि लिपि और भाषा संबंधी जिक्र करने के लिए हम एक अलग क्लास लेंगे। तो जब क्लास ही अलग लेंगे तो इसमें मतलब का डिस्कशन कर लेंगे, विस्तार से डिस्कशन भाषा एक चैप्टर करेंगे, उसमें कर लेंगे। आप समझदार हैं भैया जी, आगे समझो। तो देवनागरी लिपि कई भाषाओं की लिपि है। किन किन की है बताओ बताओ जरा। संस्कृत की हो गई, हिंदी की तो है ही, मराठी की भी है, नेपाली की भी है, कोंकणी की भी है, पाली की भी है। तो बहुत सारी भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी है। तो देवनागरी ध्यान रख लो, घुसा दो यहां कि केवल और केवल हिंदी भाषा की लिपि नहीं है, देवनागरी अन्य भाषाओं की भी लिपि है। अच्छा चलिए, कुछ सवाल हम लोग आगे पढ़। जब यहां से पूछा गया है तो अन्य सवाल भी पूछे जाएंगे। जैसे एग्जामिनर पूछ ले, बताओ अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो बेहिचक बता देना कि जो अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है उसका नाम है भैया जी रोमन लिपि। अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम क्या है, तो बेहिचक बता देना कि जो अंग्रेजी भाषा की लिपि है वह है रोमन लिपि। ध्यान से समझो। उर्दू भाषा की लिपि क्या है, तो उर्दू भाषा की जो लिपि है, गौर से समझो, उसको कहते हैं नस्तालीक लिपि। उर्दू भाषा की लिपि क्या है? नस्तालीक लिपि। ध्यान से मेरी बात को समझना। उर्दू भाषा की जो लिपि है वह क्या कहलाती है? नस्तालीक लिपि, या इसी को आप कहीं कहीं पढ़ेंगे फारसी अरबी लिपि। तो याद रखो सरकार, फारसी अरबी लिपि। तो कहीं कहीं ये जिक्र
जिक्र आता है, क्या आता है कि उर्दू भाषा की लिपि क्या है, नस्तालीक लिपि है, जिसको कहीं कहीं नाम दिया जाता है फारसी अरबी लिपि। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, तो बेहिचक बता दो कि पंजाबी गुरबाणी, पंजाबी में गुरबाणी प्रमुख है, और गुरबाणी अगर प्रमुख है तो लिपि का नाम गुरुमुखी। वेरी गुड, बिल्कुल सही, समझ पा रहे हैं, बढ़िया पढ़ रहे हैं, थैंक यू, धन्यवाद। तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी लिपि। ध्यान से सुनना, बस अब थोड़ा सा सुनते चलेंगे, मैं आपको बिल्कुल मजेदार तरीके से समझा दूंगा। चीनी भाषा की लिपि क्या है, अरे बोलो ना, चीनी भाषा की लिपि क्या है, तो चीनी भाषा की लिपि है हांजी। हांजी, 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 इसको हम लोग भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं, इसको हम लोग भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। तो याद रखना है कि भाव चित्रात्मक लिपि, अब जैसे मन में आएगा कौन सा भाव चित्रात्मक, तो बिल्कुल ध्यान रखना चीनी भाव चित्रात्मक, ठीक है। कुछ भाषाविद इसी को खरोष्ठी भी कहते हैं, कुछ भाषाविद इसकी लिपि को खरोष्ठी भी कहते हैं। तो अच्छा, सब विकल्प नहीं मिलेंगे, ठीक है, सब नहीं मिलेंगे। जैसे पेपर में मिल जाए भाव चित्रात्मक लिपि और मिल जाए चीनी भाव चित्रात्मक लिपि, तो आप क्या लगाना, आप लगाना चीनी भाव चित्रात्मक लिपि, है ना, सिंपल। सारे विकल्प नहीं मिलते, इसको लेके कंफ्यूज मत हो जाना। आगे, चीनी भाषा का नाम क्या है, अरे भैया जी तो हमें पता है, चीनी भाषा का नाम क्या है, मंडारिन। चीनी पूरे विश्व में मंडराते रहते हैं, तो जो मंडराते रहते हैं वो मंडारिन, जो मंडराते रहते हैं वो मंडारिन। चीनियों से पूछो जी कि चीनी जी के हाँ जी, चीनी जी के हाँ जी, हाँ जी यानी हांजी लिपि, चीनी भाव चित्रात्मक लिपि, न तो खरोष्ठी नाम दिया जा सकता, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है तो बताना, होगा तो बिल्कुल कमेंट करके बता देना। चलिए आगे, कमेंट कर लिया करो खूब धुआंधार, ये जो कमेंट बॉक्स बनाया गया वो इसीलिए तो बनाया गया, उसका उपयोग किया करो बढ़िया से, ध्यान रखना। आगे अब उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता है, हमारी राजभाषा हिंदी है, लेकिन हमारी एक और राजभाषा है, आपको न पता हो तो मैं बता दे रहा हूं, कौन सी है, उर्दू। तो उत्तर प्रदेश की एक अन्य राजभाषा है उर्दू, जिसे 1989 में मान्यता दी गई कि उत्तर प्रदेश की एक और राजभाषा है उर्दू, और उर्दू उत्तर प्रदेश की राजभाषा बनी कब, 1989 में। उम्मीद है आपको ये फैक्चुअल डाटा समझ में आया होगा, याद हुआ होगा। मैं बात करता हूं आगे, ध्यान से समझना है, गौर से। अच्छा, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे समझिए। अब भाषा के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें और समझ लीजिए, कुछ छोटी मोटी बातें, कुछ बेसिक से सवाल जो डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं ना, कई बार एग्जामिनर पूछ लेते हैं, तो भैया पूछ लो तो हम बता भी देंगे, हम कौन सा कमजोर है। क्या है कि भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या है, वाक्य। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या है, वाक्य। जहां भाषा अपना पूर्ण एकदम सार्थक अर्थ देती है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे तुम यहां मत आओ क्योंकि तुम सही नहीं हो, तो क्योंकि तुम सही नहीं हो, ये क्या है, वाक्य है, बिल्कुल सही बात, ध्यान रखना। वाक्य से छोटी इकाई क्या है, उपवाक्य है। उपवाक्य कैसे पहचानेंगे, कि जैसे ये जो वाक्य आपने लिखा ना, आपने पढ़ा ना कि तुम यहां मत आओ, तो तुम यहां मत आओ यहां तक एक उपवाक्य है, और इससे आगे एक और उपवाक्य है। तो ये ध्यान रखो, जिन वाक्यांशों से वाक्य का निर्माण होता है उन्हें वाक्यांश अथवा उपवाक्य कहते हैं। तो यहाँ ये उपवाक्य हो गए। उपवाक्यों से छोटा क्या है, पदबंध है, पदबंध है, पदवंद, पदवंद, पदवंद यानी पद बंधे होंगे, पद बंधे होंगे। जो कर्ता हुआ, कर्म हुआ, क्रिया के द्वारा वाक्यों का निर्माण होता है। जिन शब्दों से वाक्य निर्मित होता है वे शब्द अक्सर पदबंध कहलाते हैं, अगर वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि से बंधे हुए हों, ठीक है ना। आगे, पदबंध से क्या बना, पद बना। अब देखो, पद और शब्द सामान्यतः एक ही बात है, लेकिन जैसे अगर मैंने लिख दिया राम शब्द,
तो राम जो है यहां पर शब्द है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया कि राम आम खाता है, अगर मैंने लिख दिया कि राम आम खाता है, अगर मैंने लिख दिया कि राम आम खाता है, तो ये राम शब्द अब पद है। मतलब शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है, ध्यान रखना। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछी जाए तो याद रख के बता देना, पद या शब्द होता है। देखो, पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य होता है, सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होता है, पद या शब्द होता है। इससे छोटा कौन है, अक्षर है भैया जी। इससे छोटा कौन है, अक्षर है। अक्षर क्या होता है, भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई है, भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई है। याद रखो, वर्ड को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वर्ड यहां से हटा दो, वर्ड को यहां से हटा दो, ध्यान से समझना है कि वर्ड को यहां से हटा दो, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ड अगर अलग पढ़ लोगे तो आगे बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए सीधी बात समझ लो कि भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई क्या होती है। तो भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई होती है भैया जी वर्ड या अक्षर, ध्यान रखो। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो लिखित हो वो क्या है, वर्ड है या अक्षर है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, लिखित विखित कुछ नहीं, तो क्या है, ध्वनि है, ध्यान रखना। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ध्वनि कोई लिख दे तो बनता है वर्ड या अक्षर, इसलिए लिखित लघुत्तम इकाई क्या है आपकी, वर्ड या अक्षर। वर्ड या अक्षरों को मिलाकर बनते हैं पद, इसीलिए सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, पद या शब्द है। और कई सारे शब्दों को मिला दिया जाए संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, क्रिया के साथ, तो बन जाता है पदबंध। तो पदबंध हो गया शब्दों को बांध देना, शब्दों को बांध देना। कई सारे पदों को मिलाकर बना लिया जाए तो एक उपवाक्य बनता है, और उपवाक्यों को मिलाकर बनाया जाए तो वाक्य बनता है। तो उम्मीद है आपको ये सीधे सीधे फैक्चुअल सवाल यहां से भी एकदम क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इनमें पूरा पूरा चैप्टर है, लेकिन मैं अभी मतलब की बातें कर रहा हूं। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात, है ना। आप समझदार तो हैं ही, बहुत समझदार लोग हैं, आप जरूर समझेंगे आगे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वाक्य निर्माण जो प्रक्रिया है वह कहां से निकलती है, कि सबसे पहले निकल के आएगा ध्वनि। ध्वनि को ही जब हम लिखेंगे तो बन जाएगी वर्ड या अक्षर, वर्ड या अक्षरों को लिखेंगे तो बन जाएगा पद, पद से बनेगा पदबंध, पदबंध से बनेगा उपवाक्य, और उपवाक्य से बनेगा वाक्य। सीधी बात है। ध्वनि क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो हमारे मुख से निकलती है वो कहलाती है ध्वनि। ध्वनि का ही लिखित रूप कहलाता है वर्ड या अक्षर। पद या शब्द क्या होता है कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने लगे तो वह शब्द कहलाता है पद। जब दो या दो से अधिक पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो वह कहलाता है पदबंध। मतलब ज्यादा पद एक साथ बंधे हुए मिल जाएं, ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो और एक वाक्य का भाग भी हो। पदों का ऐसा समूह जिसका अपना एक अर्थ भी हो और वाक्य का भाग भी हो, वेरी गुड, उसे कहते हैं हम लोग उपवाक्य। और सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिससे कोई भाव हो, भाव जरूर होना चाहिए, अर्थ जरूर आना चाहिए। शब्दों अथवा पदों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो उसे हम हमेशा क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ये सामान्य शब्दावली है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ध्वनि से ध्वनि को लिखो तो वर्ड या अक्षर, वर्ड या अक्षरों को मिला दो एक अर्थ निकलने लगे तो शब्द कहलाता है। शब्द जब वाक्य में प्रयोग होने लगे तो पद कहलाता है। कई सारे पदों को किसी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि के साथ बांध दिया जाए तो पदबंध कहलाता है। पदबंधों को एक निश्चित क्रम में, सार्थक क्रम में मिलाकर पूर्ण अर्थ देने की स्पष्टीकरण में ले आओ तो उपवाक्य कहलाता है। और फिर हमारे शब्दों का ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ देता हो तथा क्रम भी उपयुक्त हो तो वह वाक्य कहलाता है। वेरी गुड, जियो मेरे शेरों। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे की बात समझो, हम क्या पढ़ने निकले थे, वर्णमाला। तो आ जाओ अपने स्टेशन पे, वर्णमाला पे।
वर्णमाला क्या होती है, ठीक है, वर्णमाला ध्यान रखना जी। तो गंत लिख दिया है, चलो सही कर लो। वर्णमाला क्या होती है, देखो वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और माला। माला क्या होता है, देखो बाजार से फूलमाला शब्द तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना, हाँ बिल्कुल पढ़ा होगा, क्यों नहीं पढ़ा होगा। अब क्या है कि बाजार से आप फूल लाए, ढेर सारे फूल ले आए बाजार से एक टोकरी में भर के, और आपने लाके मुझे पकड़ा दी कि लो माला। मैं भाई साहब चनकटे दूंगा, जब बात पे गुस्सा हो जाऊंगा। क्यों, वो माला थोड़ी है। मैं कहूंगा ये माला कैसे है, आप कहोगे क्यों माला नहीं है, माला में फूल होते हैं, हम भरी टोकरी फूल ही तो लाके दे रहे हैं। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि देखो माला का मतलब होता है फूलों को एक निश्चित क्रम में पिरोना। जब फूल एक निश्चित क्रम में पिरो दिए जाएं तो वो रूप लेते हैं, किसका, माला का। तो वो रूप लेते हैं, किसका रूप लेते हैं, माला का रूप लेते। बहुत बढ़िया, सही पढ़ रहे हो, ध्यान से समझना। तो माला का अर्थ होता है समूह, लेकिन समूह कैसा, क्रमबद्ध। तो देखो मजेदार बात, डेफिनेशन क्या बनेगी, वर्णों के सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, याद रखना है। तो वर्णमाला क्या होता है, वर्णों का व्यवस्थित या सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। और शब्द क्या होता है, वर्णों का कोई ऐसा समूह जो अर्थ देता हो उसे शब्द कहते हैं। तो दोनों में अंतर है भैया जी, ध्यान रखना गौर से। वर्णों का समूह कहलाएगा वर्ण समूह, वर्णों का समूह। कहीं कहीं एग्जामिनर ऐसे भी कह देते हैं कि वर्णों का समूह क्या कहलाएगा, वर्ण समूह। वर्णों का समूह कहलाएगा वर्ण समूह, समझना मेरी बात को। वर्णों का समूह जो निश्चित अर्थ देता हो वह कहलाएगा शब्द, और वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह तो वो क्या कहलाएगा, वर्णमाला। तो उम्मीद है आपको वर्णमाला शब्द समझ में आ गया होगा। समझो, हम कौन सी वर्णमाला पढ़ रहे हैं, हिंदी वर्णमाला। हम कौन सी वर्णमाला पढ़ रहे हैं, हिंदी वर्णमाला। तो हमारी मानक हिंदी वर्णमाला की गणना के दो आधार हैं, एक है उच्चारण के आधार पर और एक है लेखन या मुद्रण के आधार पर। हम जो हमेशा पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, लेखन या मुद्रण के आधार पर। हम लोग उच्चारण के आधार पर वर्णमाला कभी नहीं पढ़ते हैं, फिर भी नियम है तो जिक्र कर ले रहे हैं। समझो, उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में 45 वर्ण भी होते हैं और 47 भी माने जाते हैं। 45 कैसे माने गए ये समझो। 45 में देखो आपके 10 स्वर माने जाते हैं, 33 मूल व्यंजन माने जाते हैं, 2 आपके द्विगुण माने जाते हैं, आगे जिक्र करूंगा। बस इतने ही है, इनमें न तो रे शामिल किया गया, न अंग और न अह, न तो दोनों अयोगवाह इनमें शामिल हो, ना ही रे। अगर रे अ और अह इनको हटा दिया जाए तो ये क्या कहलाते हैं, तो ये 45 वर्ड हो जाते हैं। लेकिन ये कैसे हैं, उच्चारण के आधार पर। याद रखना है, उच्चारण जो आधार है वो हमारे काम का नहीं है। एग्जामिनर आपको बोल के नहीं बताएंगे पेपर, एग्जामिनर आपको लिख के देंगे भैया जी। अगर लिख के देंगे तो लेखन वाला जरूरी है, लेकिन पढ़ लो। यहाँ पे कितने वर्ड हैं, 47 वर्ड है। कौन कौन से, 10 वही स्वर, 33 व्यंजन, 2 द्विगुण और 2 आपके आगत। इस प्रकार से आपके बन जाते हैं 47। लेकिन उच्चारण के आधार पर वर्णमाला हमारा मुख्य सिलेबस में है ही नहीं। तो पढ़ लिया है लेकिन जरूरी नहीं है, पढ़ तो लिया है लेकिन जरूरी नहीं है। खाओ मम्मी कसम, जरूरी नहीं है जी, अब नहीं मान, अब याद रखेंगे जरूरी नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मौज कर देते हो आप। लेखन या मुद्रण के आधार पर वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं, 52। लेखन या मुद्रण के आधार पर बोलो वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं, 52। कौन कौन से 52, 11 तो आपके स्वर होते हैं, 33 आपके मूल व्यंजन होते हैं। कौन कौन से वो तो जिक्र करेंगे अभी, स्पर्श हुए, अंतहस्त हुए, ऊष्म हुए, याद है ना, हाँ नहीं याद कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं पढ़ाऊंगा ना। 11 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए, 2 द्विगुण हो गए, 4 संयुक्त हो गए और 2 रह गए आपके अयोगवाह। 2 आपके कौन से रह गए, अयोगवाह। यहाँ लिखना छूट गया होगा, ठीक है मैं लिख दे रहा हूं, क्या दिक्कत है। तो 2 होते हैं आपके अयोगवाह, याद रखो अयोगवाह वर्णमाला का हिस्सा होते हैं। तो गिनो जरा, 11, 33, 44 और 2
46 और 4 50 और 2 52। वेरी गुड। तो वर्णमाला में अगर एग्जामिनर पूछे कि कितने वर्ड होते हैं तो 52 बताना। अच्छा, कभी एग्जामिनर पूछ ले कि मूलतः कितने वर्ड होते हैं, एग्जामिनर वर्णमाला में पूछ ले कि मूल वर्ड कितने होते हैं, तो मूल वर्ड का मतलब है वर्णमाला के दो हिस्से किए जाते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 33। अतः मूलतः वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है। याद रखना, वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 44। और कुल मिला के वर्ण कितने हो गए? 52। तो ये 47 45 याद मत रखना, ये तो उच्चारण के आधार पर है और हमारी परीक्षाओं में उच्चारण मायने नहीं रखता। लेकिन पढ़ाया क्यों? क्योंकि आजकल ना एग्जामिनर भी ऐसी छोटे छोटे बदलाव कर देते हैं। तो मैंने पढ़ा इसलिए दिया कि अगर छोटे मोटे बदलाव हों तो बता देना कि भैया जी 37 होते हैं, ठीक है, सॉरी 47 होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। इसलिए मैंने आपके सामने इसको लिखा लेकिन काट दिया, लिखा लेकिन काट दिया। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछे तो कितनी बताओगे? बताओ भैया जी, 52 बताओगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो, 52 बताओगे। कौन से 52? तो 11 स्वर, 33 व्यंजन। स्वरों में कौन है अभी जिक्र करूंगा, ठीक है, घबराना नहीं। हाँ, 11 स्वर 33 व्यंजन 44 हो गए। फिर 33 व्यंजन के बाद आपके आ गए 2 द्विगुण 46 हो गए। 4 संयुक्त 76 गया, ठीक है, और स्र 4 संयुक्त 50 हो गए। और 2 आपके अयोगवाह, अंग और अह अयोगवाह। इस प्रकार से कुल मिला के वर्णों की संख्या आपकी हो गई 52। वेरी गुड। अब वर्णमाला सीख गए, वर्णों की संख्या सीख गए। अब समझो वर्ण क्या होता है, वर्ण क्या होता है ये समझो। तो वर्ण बेसिकली 2 शब्दों से मिलके बना है, जिसको हम अक्षर भी कहते हैं, अ और क्षर। इसमें मूल शब्द है क्षर, जिसका मतलब है विनाश या नाश, और अ होता है, इसका अर्थ है नहीं अथवा के बिना। अक्षर मूलतः 2 शब्दों से मिलके बना है, अ और क्षर। अ का मतलब है नहीं अथवा के बिना, और क्षर का मतलब है विनाश अथवा नाश। याद रखो, जिसका नाश न हो, जिसका नाश या विनाश न हो। महर्षि पाणिनि ने भी संस्कृत में कहा है कि न क्षरत इति अक्षरः, न क्षरत इति अक्षरः। उन्होंने कहा कि जिसका क्षरण न किया जा सके, जिसके खंड न किए जा सके, जिसको तोड़ा न जा सके, उसको अक्षर कहते हैं। भैया जी समझो, सिंपल बात। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। पढ़ा है ना आपने, ध्वनि। वेरी गुड। ध्वनि को ही क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। बस ध्वनि को वर्ण अक्षर क्यों कहेंगे? अरे कहते हैं जब ध्वनि को लिखते हैं तो उसी को क्या नाम दिया जाता है? उसी को नाम दिया जाता है वर्ण या अक्षर। वेरी गुड, सही पकड़े। तो ध्वनि को ही नाम दिया जाता है वर्ण या अक्षर। ध्वनि को ही क्या नाम दिया जाता है? वर्ण या अक्षर। वेरी गुड, बहुत सही पढ़ रहे हो, बहुत मजेदार बात। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? बता दो। 52 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52। मैंने बोला ना 47 45 नहीं, 52 बताने हैं, ठीक है, याद रखना है। एग्जामिनर आपको ये नहीं बोलेंगे कि लेखन या मुद्रण के आधार पर, सीधा सीधा बोलेंगे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या बताओ। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी बताओगे? 52 बताओगे। इसमें क्या सोच रहे हो, आप भी रहने दिया करो। तो इसमें कौन कौन आते हैं? 11 स्वर आते हैं, 33 व्यंजन आते हैं, 2 उत्क्षिप्त आते हैं, 2 अयोगवाह आते हैं, अयोगवाह अयोगवाह, ठीक है, अयोगवाह अयोगवाह आते हैं, और 4 आपके संयुक्ताक्षर आते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो बेहिचक बताया करो ना, काहे घबराते हो, काहे घबराते हो? कुल मिला के वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। ये हुई ना बात कि कुल मिला के वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। आराम से मेरी बात को समझना ध्यान से। तो कौन कौन से हो गए 52, उस पर आ जाएंगे, जिक्र करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ले लो आप स्वर, सबसे पहले ले लो आप स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर क्या होते हैं, क्या नहीं होते, ये सब जिक्र बाद में करेंगे। अभी हिंदी वर्णमाला को समझ ले रहे हैं, ठीक है। तो स्वर होते हैं 11, और 11 जो स्वर है उनमें कौन कौन आते हैं? तो आ हुआ, ई हुआ, ओ हुआ,
आराम से मेरी बात को समझना। आपका रे हुआ, आपका ए हुआ, ए हुआ, आपका ओ हुआ और ओ हुआ। ये 11 वर्ण आपके हिंदी वर्णमाला में स्वर कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं ये सब जिक्र आगे करूंगा, ठीक है ना, थोड़ा शांति में रहना है। अब आ जाओ, स्वर तो हो गए 11, फिर ले आओ व्यंजन। के व्यंजन कितने होते हैं तो बताओ कि व्यंजन होते हैं 33। और व्यंजन के 3 हिस्से हैं। व्यंजन के 3 हिस्से हैं। एक तो होता है स्पर्श व्यंजन, एक हिस्सा क्या है स्पर्श व्यंजन, और इनकी संख्या कितनी है 25 है। ये कौन कौन से हैं भैया जी? तो स्पर्श व्यंजनों में सबसे पहले आता है आपका क वर्ग, क वर्ग, फिर आता है च वर्ग, फिर आता है ट वर्ग, फिर आता है आपका त वर्ग, और फिर आता है आपका प वर्ग। आराम से समझना। क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं तो 5 वर्ण आते हैं। क हुआ, ख हुआ, ग हुआ, घ हुआ और य हुआ। ये 5 वर्ण आते हैं। च वर्ग के अंतर्गत भी 5 वर्ण आते हैं। च हुआ, छ हुआ, ज हुआ, झ हुआ और जो चूले जैसी माँ है ना, चूले जैसी। फिर आता है ट वर्ग। अरे जी ट वर्ग, ट हुआ, ठ हुआ, ड हुआ, फिर ढ हुआ और अंत में ड़ हो गया। फिर आता है त वर्ग। त हुआ, थ हुआ, द हुआ, ध हुआ और न हुआ। फिर आता है प वर्ग। प वर्ग में प हुआ, फ हुआ, व हुआ, भ हुआ और म हुआ। ये वर्ण हो गए। इसके बाद फिर इसी क्रम में भैया जी आपको अगला पढ़ने को मिलता है कौन सा? अंतःस्थ वर्ण। इसी क्रम में अंतःस्थ वर्ण पढ़ने को मिलते हैं कि बाबूजी अंतःस्थ कौन कौन से होते हैं? तो अंतःस्थ होते हैं य, र, ल और व। फिर इन्हीं 33 में आखिर में आपको पढ़ने को मिलते हैं ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है। ऊष्म व्यंजन इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से हैं वो 4? कौन कौन से हैं वो 4? ये रहे स हुआ, स हुआ, स हुआ और ह हुआ। तो ये वर्ण आपके मूलतः हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं, जिनकी संख्या होती है 44। तो याद रखना है मूलतः वर्णमाला में कितने वर्ण हैं तो ध्यान रखो 44 हैं, ठीक है। अब इसके बाद बाबूजी हम लोगों को पता है कि कुछ वर्ण और भी हैं। कौन कौन से और वर्ण है उस पर जिक्र कर लो। तो और फिर आपके आ जाते हैं इसके बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण, ठीक है। संयुक्त वर्ण कितने हैं? 4 हैं। संयुक्त क्यों कहे जाते हैं समझो। इनमें है एक है आपका छ, एक है त्र, एक है ज्ञ और एक है स्र। संयुक्त कहे जाने का जो कारण है वो है कि ये 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक या सामान्यतः 2 ही, 2 वर्णों से मिलकर बने होते। कौन कौन? अब सवाल तो आएगा ना कि अगर ये 2 वर्णों से मिलकर बने हैं तो वो 2 वर्ण हैं कौन से, है कि नहीं? वो 2 वर्ण हैं कौन से? जैसे छ, तो छ जो है क और स के मेल से बना है। त्र जो है त और र के मेल से बना है। ज्ञ जो है ज और अ के मेल से बना है, ठीक है। ज्ञ ज और अ के मेल से बना है, ठीक है। ध्यान से समझना गौर से कि जो ज्ञ वर्ण है वो है आपका किन किन वर्णों के मेल से बना हुआ है। आराम से मेरी बात को समझना है गौर से कि क्षेत्र ज्ञ और स्र। तो ज्ञ वर्ण का जो मेल है वह हमें आराम से समझना है कि ज्ञ वर्ण का मेल, अरे देखो ये अ लिख दिया है, ज और य, ज और य, ज्ञ ज्ञ ज्ञ, ज और य, ज और य, ठीक है। अ लिख दिया, सही कर लेना इसको, ठीक है। ज और य से मिलके बना है। हाँ, स्र जो है वह स और र के मेल से बना है। तो हम लोगों को पता चला है कि जो छ है वह क और स
त्र जो है त और र, ज्ञ जो है ज और य, स्र जो है स और र। तो ये हो गए आपके संयुक्त वर्ण। संयुक्त के बाद फिर आ जाते हैं आपके अयोगवाह। संयुक्त के बाद फिर कौन आ जाते? अयोगवाह। अयोगवाह कौन है? जिनको न तो स्वरों ने लिया और न व्यंजनों ने। अयोगवाह कितने होते हैं? दो होते हैं, एक है अंग और एक है अह। फिर आ जाते हैं आपके द्विगुण। द्विगुण कह लो या उत्क्षिप्त कह लो, द्विगुण कह लो या उत्क्षिप्त कह लो। तो द्विगुण वर्ण, द्विगुण वर्ण कौन कौन से हैं? तो भैया यही हैं जो ऊपर लिखे हैं। बस ध्यान रखो कि इनमें जो है एक ड है, ड के नीचे यहाँ बिंदी आ जाती, एक ढ है। तो ड और ढ के नीचे जब बिंदी आ जाए, नीचे बिंदु आ जाए, तो ये बन जाते हैं उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। तो देखो 11 और 33 हो गए 44 और 4 48 और 2 50 और 2 52। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी बताओगे? 52 बताएंगे। अब इनके आगे का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग वर्णमाला का पूरा बेसिक फंडामेंटल शुरू कर चुके हैं। ठीक है, जहां भी जिस प्रकार की दिक्कत लगे कि कोई चीज आपको स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं अगली क्लास रिकॉर्ड करते समय आपको ये चीजें पर्याप्त समय में मुहैया करा दूंगा, आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर ठीक समय सुबह 7 बजे आपको अगली क्लास में मिलूंगा। तब तक आप लोग खुश रहिए, ख्याल रखिए। धन्यवाद।